हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां जुनयान को होश आया तो उसने देखा कि मिंगयान ने भी सारी रात उसके साथ वहीं पर बैठे बैठे गुजार दी थी। तो वो भी मिंगयान को हाथ से हिलाते हुए उठा देती है, जिस पर वो कहने लगा कि तुम कल रात ड्रंक थी, तुमने मुझे यहाँ से जाने भी नहीं दिया और सारी रात बोलती रही। जुनयान बोली कि क्या मैं बोल सकती हूँ, और इसी के साथ उसके मुंह से आवाज भी निकल आई। ये सुनकर तो वो खुद भी शॉक्ड हो गई, खुशी के मारे जंपिंग करने लगी कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। मिंगयान भी उसे डांटते हुए बोला कि खामोश हो जाओ, अगर तुम्हें बोलने की प्रैक्टिस ही करनी है तो जंपिंग करना बंद करो और चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सीन ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी का दिखाया गया, जहाँ मिंगयान उसे अपने साथ लेकर आया होता है। वहाँ भी सब हैरान थे कि ये लड़की बोल कैसे सकती है। खैर ग्रैंडपा भी उसके लिए खुशी थे कि अब तुम सबसे बातें कर सकती हो, और मिंगयान को अपने साथ ले गए कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसे साइड पर ले जाकर बताता है कि अब वैसे भी सारे मसले हल हो चुके, तो तुम जुनयान से ब्रेकअप कर लो, वैसे भी मिस रू आने ही वाली होगी तो तुम उससे शादी कर लेना। जिस पर मिंगयान इधर उधर के बहाने करने लगा कि मुझे लगता है अभी सही वक्त नहीं आया, पर ग्रैंडपा बोले कि मत भूलो तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। खैर इसके बाद केक काटने का वक्त होता है, जहाँ सब केक शेयर कर रहे थे। ग्रैंडपा जुनयान से कहने लगे कि तुम भी लो ना, जिस पर वो बोले कि नहीं मुझे क्रीम से एलर्जी है। ये सुनकर तो होंग्यो भी कुछ सोचने लगा और ग्रैंडपा को भी जरा अजीब लगता है, पर असल वजह क्या थी ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब ग्रैंडपा अपने रूम में आए तो उनका सर्वेंट कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस तरह आपके बड़े बेटे होंगजी को क्रीम से एलर्जी है उस तरह इस लड़की को भी। अब ग्रैंडपा ने फौरन से उसे डीएनए करवाने के लिए कहा, पर सीक्रेटली यहाँ होंग्यो भी ये बातें सुन रहा था। इसके बाद वापस आते हुए जुनयान मिंगयान से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स पूरे हो चुके, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारी लाइफ से जाना चाहिए। जिस पर मिंगयान बोला कि ठीक है, जैसा तुम कहो, हम कल सुबह ही ब्रेकअप एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। लेकिन इसके बाद रात में दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी इस बारे में सोच सोच कर, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे जो कि बता नहीं पा रहे। जुनयान कहती है कि यकीनन उसके ग्रैंडपा ने मुझसे ब्रेकअप करने के लिए ही कहा होगा, तो मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। जबकि यहाँ मिंगयान कह रहा था कि उसके अपने सारे मकसद पूरे हो गए, अब मुझे छोड़कर जा रही है, कितनी जालिम लड़की है। मगर जुनयान सोचती है कि मैंने उसके साथ कितना टाइम गुजार दिया, कम से कम एक बार तो उसे मुझे रुकने के लिए कहना चाहिए था ना, पर इसका मतलब तो यही हुआ कि वो मुझे लाइक ही नहीं करता। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ मिंगयान चोरी छुपे उसे देख रहा था, पर उसे स्टेयर्स में आते हुए देखकर फौरन से सोफा पर आकर बैठ गया, जैसे उसे इसके जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जुनयान भी एग्रीमेंट लेकर जाने ही वाली थी, पर मिंगयान ने उसे रोक दिया। वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो। बताता है कि जब मैं लिनयो की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मुझे तुम्हारी मॉम की कुछ फोटोज मिली जो कि मेरे अंकल होंग्यो ने ही कैप्चर की थी। हमारी पिक्चर्स भी उसी ने ही कैप्चर की थी मुझे डाउन करने के लिए। जो सुनकर यहाँ जुनयान सोचने लगी कि अगर होंग्यो ये बात एडमिट कर ले तो मैं अपनी मॉम का नाम क्लियर कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तो उसे यहाँ मिंगयान के साथ रुकना पड़ेगा। असल में वो चाहता भी यही था, इसलिए तो ये सब कुछ कर रहा है। जुनयान बोली कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की, अब जब ग्रैंडपा तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। हम ग्रैंडपा से कह देंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। यहाँ मिंगयान तो दिल ही दिल खुश हो रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। कहने लगा कि अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहती हो तो चलो फिर ऐसा ही सही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी थी और उसे यही पता चलता है कि जुनयान ग्रैंडपा की ही पोती है, यानी कि मिंगयान की सिस्टर। लेकिन पता नहीं कि ग्रैंडपा इतने खुश क्यों हो गए। वो कहते हैं कि मैं अभी के अभी उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जब वो इन दोनों के पास आता है तो मिंगयान बता रहा था कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर दे, मैं आपकी बताई हुई लड़की से शादी नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ इसलिए कि हम बिजनेस पार्टनर्स बन जाएं। मैं उन लोगों की मदद के बगैर भी कंपनी को डेवलप कर लूंगा, लेकिन मैं सच में ही जुनयान से प्यार करने लगा हूँ और सिर्फ उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा पहले तो आराम से बैठकर इसकी बातें सुन रहा था, फिर बाद में कहने लगा कि अब जब तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ बीच में टांगे अड़ाने वाला। वैसे भी मैं इतनी पुरानी सोच का नहीं हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ शादी करने से रोकूं। जहाँ तक रही बिजनेस की बात तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जुनयान ने भी ग्रैंडपा को थैंक यू कहा और वो जाते हुए मन ही मन खुश हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में जुनयान सोच रही
रही थी कि मिंगयान ने ग्रैंडपा के सामने जो कुछ भी कहा मैं जानती हूँ कि झूठ था, पर मुझे इतना सिंसियर क्यों लगा। खैर मुझे यहाँ पर रहने का मकसद नहीं भूलना चाहिए। दूसरी तरफ मिंगयान को भी एक डीएनए रिपोर्ट मिलती है जिसे देखकर वो सैड हो गया था, पर ये किस चीज की है इसके बारे में फिलहाल हमें पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ग्रैंडपा सुबह सुबह ही मिंगयान के पास पहुँच आए थे। उसे शादी के लिए फोर्स करता है कि बस जल्दी जल्दी से शादी करो, मुझे अपने पोते पोतियों को देखना है। अगर तुम्हारे आसरे पर रहा तो पता नहीं तुम कब करोगे। मिंगयान कहता है कि ग्रैंडपा इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे कुछ वक्त तो दे, अभी तक तो मेरी इलनेस भी ठीक नहीं हुई। पर ग्रैंडपा मानने वाले नहीं थे। वो कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मैं डॉक्टर को तुम्हारे पास ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिंगयान डॉक्टर के साथ टच करने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर उसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता और वो पीछे जाकर बैठ जाता है कि मुझसे नहीं होगा। जूनियान भी ये सीन देखकर आगे आते हुए इसके बारे में पूछने लगी, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि इन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। आप मिस जूनियान ही है ना जिससे इनकी शादी होने वाली है। जब वो बोली कि हाँ, तो डॉक्टर मिंगयान से कहने लगा कि तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर जाओ, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। जाते हुए तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि इसे तो देखो मेरे ही घर में मुझे यहाँ से भेज रहा है। उसने काफी कोशिश भी की कि मैं इन दोनों की बातें सुन सकूं, पर आखिरकार उसे जाना पड़ा। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने जूनियान को बताया कि आप वो इकलौती लड़की हो जो जूनियान की हेल्प कर सके, क्योंकि आप दोनों की शादी होने वाली है। वो जल्दी ही आपके टच से फेमिलियर हो जाएगा। अगर तो आप उसका ये डिसऑर्डर खत्म करना चाहती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उससे फिजिकल टच में रहना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर जूनियान सोचने लगी कि मिंगयान ने एक दफा मुझे उन गुंडों से बचाया, फिर मिस्टर जाओ से भी मेरी जान छुड़ाई, इवन के लू शाओ का वार भी उसे लग गया था। इसलिए अब उसे लगा कि मेरी बारी है कि अब मैं भी मिंगयान की हेल्प करूं, तो उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो गई। ऊपर खड़ा मिंगयान सोच रहा था कि ये डॉक्टर ने मुझे वहाँ से भेज क्यों दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मरने वाला हूँ और वो मुझे बताना नहीं चाहता। तो फौरन से भागते हुए नीचे पहुँच आया, जहाँ डॉक्टर तो जा चुका था। पूछने पर जूनियान ने बताया कि मुझे क्या पता क्यों चला गया। मिंगयान बोला कि अभी तक तो उसने मुझे ट्रीटमेंट भी नहीं दी और चला गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं मरने वाला हूँ, और रोना पीटना शुरू कर देता है। कि अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी नहीं आए और मैं मरने वाला हूँ। जूनियान पहले तो उसे समझाती रही, लेकिन फिर उस पर गुस्सा करने लगी कि ये रोना धोना बंद करो। वो भी जल्दी से उठते हुए बोला कि मैं मजाक कर रहा था। एम्बैरस भी काफी होता है, पर यहाँ जूनियान अब उसके धीरे धीरे करीब जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने ही उसे कहा था मिंगयान के साथ फिजिकल टच में रहने का। बेचारा मिंगयान भी हैरान था कि आखिर इस लड़की को अचानक से क्या हो गया। खैर अब जब वो इतना करीब आ ही चुकी थी तो मिंगयान ने भी सरेंडर कर लिया। उसे लग रहा था कि जूनियान इसे किस करने वाली है, जबकि जूनियान उसके बहुत करीब जाते हुए पूछने लगी कि क्या इतना दूर बहुत है, तुमने ही कहा था ना कि तुमसे थोड़ा सा दूरी पर रहूं। वो बोला कि क्या मतलब, जिस पर जूनियान ने बताया कि डॉक्टर ने ही मुझे कहा था तुमसे फिजिकल कांटेक्ट में रहने के लिए। वो बोला पर मुझे तो लगा कि तुम। खैर वो आगे किसी भी बात का जवाब नहीं देता और फौरन से शर्माते हुए स्टेयर्स के ऊपर चला गया। नेक्स्ट सीन ब्रेकफास्ट का दिखाया गया, जहाँ जूनियान अब गुस्सा हो जाती है कि मैं कल रात से पूछ रही हूँ और तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें ये ट्रीटमेंट एक्सेप्ट है। जिस पर वो भी डरते हुए बोला कि हाँ, मुझे इस ट्रीटमेंट से कोई भी मसला नहीं। और जूनियान कहने लगी कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस जाया करूंगी, मैं बस जल्दी से चेंज करके आई। नेक्स्ट सीन में वो काफी कॉन्फिडेंटली मिंगयान का हाथ पकड़कर ऑफिस आती है, जबकि वो बेचारा तो शर्मा रहा था बिकॉज स्टाफ के सभी मेंबर्स देख रहे होते हैं। इवन के इसके बाद भी सारा दिन मिंगयान का हाथ पकड़कर बैठी रही। वो किसी भी हाल में अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। बहुत मुश्किल से वो वॉशरूम का बहाना लगाता है, कहने लगा कि अब तो मेरा हाथ छोड़ दो या मेरे साथ वॉशरूम के अंदर जाओगी, जिस पर जूनियान ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ जूनियान डॉक्टर को कॉल करके पूछती है कि मैंने सारा दिन उसका हाथ पकड़ा रहा पर मुझे कुछ खास फर्क नजर नहीं आया। जिस पर डॉक्टर बोले कि ऐसे थोड़ी फर्क पड़ेगा, तुम दोनों कपल हो, जरा एक दूसरे के और करीब आओ, कुछ रोमांटिक सा एनवायरनमेंट बनाओ। तब तक यहाँ मिंगयान भी आ गया था। जूनियान
अब कुछ रोमांटिक सा इन्वायरमेंट बनाना चाह रही थी, तो उसे पूछने लगी कि क्यों ना हम साथ में बैठकर मूवी देखें। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मिंगयान तो बेचारा डरता रहा, कहने लगा कि क्या ये वो मूवी है तुम्हारी रिलैक्सिंग और फनी वाली। बेचारा मिंगयान तो जरा सी भी नहीं देख पाता, पर जुनियान बड़े मजे मजे से देखती रही। मगर कुछ डरावने सीन्स देखने के बाद अब जुनियान को भी डर लगने लगा, तो मिंगयान उसे संभालते हुए कहता है कि ये सब कुछ फेक है, तुम डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आखिरकार तो दोनों मूवी को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, ऊपर से लाइट भी चली गई जिसने इनको और भी डरा दिया। मिंगयान बोला कि यकीनन नीचे मीटर में कोई मसला आ गया होगा, चलो मैं नीचे जाकर चेक करता हूँ, वैसे भी इतनी रात में हमें कोई इलेक्ट्रिशियन मिलने वाला तो नहीं। जो कहने के बाद दोनों धीरे धीरे से नीचे आने लगे, क्योंकि इन्हें डर भी लग रहा होता है। जुनियान को तो अब उससे भी ज्यादा डर लग रहा था। यहाँ अचानक से स्टेयर्स में उसका पैर स्लिप हुआ और मिंगयान के ऊपर जा गिरी, साथ ही उसे किस भी कर देती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।